हम लोग वायुमंडलीय दबाव के बारे में पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने अलग अलग फैक्टर के बारे में पढ़ा। अलग अलग फैक्टर के बारे में पढ़ा जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो वायु दाब पेटियां हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखा था समदाब रेखा। ठीक है, ये भी अक्सर आपके कंपटीशन में पूछता है कि समदाब रेखा कैसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि एक समान दाब वाले काल्पनिक वह रेखा जो एक समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर आपका दाब है 840 MB। ठीक है, यहाँ पर है ये पॉइंट है, यहाँ पर 840, ये पॉइंट है 840। ठीक है, मान लीजिए ये कई पॉइंट हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका रेखा बन सकता है जिसमें मान लीजिए ये पॉइंट है 840, ये यहाँ पॉइंट पड़ गया 840, ये हो गया वायु दाब 840। ठीक है, तो एक समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? समदाब रेखा कहेंगे। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके बाद एक और टर्म आता है दाब प्रवणता। ठीक है, तो दाब प्रवणता क्या होता है इसको थोड़ा देख लीजिए। यहीं हम लिख दे रहे हैं दाब प्रवणता। दाब प्रवणता ये क्या हो गया कि दाबों के बीच डिफरेंस। मान लीजिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर हाई प्रेशर जोन हो गया और यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर जोन हो गया। मतलब उच्च वायु दाब का क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया, ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया निम्न वायु दाब का क्षेत्र। तब जो हवा होगा या विंड होगा क्या होगा, उसका यह पानी हो गया, उसका नेचर हो गया कि वो क्या करेगा, उच्च वायु दाब के क्षेत्र से तेजी के साथ किसकी ओर जाना शुरू करेगा, लो प्रेशर या निम्न वायु दाब की तरफ क्षेत्र में जाना करेगा। इसी क्रम को क्या कहा जाता है, द्राव प्रवणता कहा जाता है। ये कुछ बेसिक टर्म थे जिसको हमने जान लिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है आपका है पृथ्वी पर वायु दाब कटिबंध। कौन कौन से पृथ्वी पर वायु दाब कटिबंध होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। अब तक के हमने पिछले 2 लेक्चर में जो कुछ पढ़ा था सारा का सारा यहाँ पर हम लोग उसका निचोड़ रखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज का है। जो लोग आज प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है, वो लोग वीडियो देख सकते हैं बाद में। अब ये देखिए ये क्या हो गया, मैप हो गया हमारा। ठीक है, ग्लोब हो गया। इसमें क्या किए हम, अब इसको थोड़ा हम डायग्राम फिर से बना करके आप लोगों को प्लेन डायग्राम पर समझा देते हैं। अब हम एक मैप ड्रॉ करते हैं। पृथ्वी ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर का मैप हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी हमको मालूम है कि जो शीर्ष पर है वो क्या है, चपटी है, और जो विषुवत रेखा बीच से जो है वो क्या है, वहां पर कुछ चौड़ा है। इसका क्या हो गया, भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी हम लोग देख रहे हैं इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। और ये जो ध्रुव है यहाँ पर क्या हो गया, पोलो इनके हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चपटी है। अब हमने पढ़ा कि पृथ्वी के जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर रही है। जो पृथ्वी है ये कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर रही है। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। अब और क्या पढ़ा था हमने पिछली कक्षाओं में, हमने पढ़ा था कि ये सूर्य है,
ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है, ध्रुवों पर तिरछा पहुंच रहा है, विषुवत रेखा पर क्या हो रहा है, सीधा पहुंच रहा है। तो जो विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ की हवाएं क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठ जाएंगी। तो हवाएं क्या हो रही हैं, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ रही हैं। ये हवाएं क्या हैं, ऊपर की ओर उठ रही हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जोन बनेगा वो क्या होगा, लो प्रेशर जोन, या हम कहेंगे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक है। और ये कहाँ रहता है, डिफरेंस ये करता है क्योंकि पृथ्वी मूव करिए सूरज की चारों तरफ। ठीक है। दक्षिणायन उत्तरायण, सूर्य क्या हो रहा है, कभी कर्क रेखा की तरफ जा रहा है सीध में, फिर दूसरी तरफ जा रहा है तो मकर रेखा की तरफ जाने लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 डिग्री का डिफरेंशिएट मानेंगे। तो क्या हो गया, 0 डिग्री। ये क्या है, कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, कितना है ये, 0 डिग्री है। तो इसके हम मान लिए, रेड कलर से हम डिनोट कर रहे हैं, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया या उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया, साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ये सब ने हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये पढ़ रखा है। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, हेलो, आवाज आ रहा है सबको, हेलो, आ रहा है सबको, हेलो, हेलो। अब तक का समझ में आ गया तो कमेंट पास, ठीक ठीक, चलिए सबको समझ गया। चलिए 5 डिग्री मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर के 5। हम नॉर्थ और साउथ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, यहां की वायु गर्म हो गई क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रहा है। तो यहां की वायु गर्म होकर के ऊपर चली गई। जैसे ही ऊपर गई तो यहां पर कौन सा क्षेत्र हो गया, निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो गया। यहां की बात करें, पोल पर क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, ठंडक होगा तो वायु क्या होगी, ठंडी होगी तो नीचे की तरफ आएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, उच्च वायु दाब का क्षेत्र हो गया। कहाँ यहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र हो गया। ये दो तो पॉइंट पहले क्लियर कर लीजिए हम लोग। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि कोरियोलिसिस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, या हम यहां किनारे बना दे रहे हैं साइड में, ये सूरज थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं अब। और यहां पर एक और सेक्शन में हम कोरियोलिसिस इफेक्ट थोड़ा रिवीजन कर दें ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस मैप को यहां रहने दीजिए। पृथ्वी हमने पढ़ा था, ठीक है। पृथ्वी क्या हो रहा है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रही है। इस मूवमेंट के कारण, ठीक है, पृथ्वी पर जो भी हवाएं हैं या पवने हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी मूव कर रही हैं। लेकिन पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर घूमने के कारण इस पर एक बल लगता है, उसको कहा जाता है कोरियोलिस बल। क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कोरियोलिस बल। इसकी खोज इसी महोदय ने की थी कि उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण यहाँ पर जो हवाएं हैं या धाराएं हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है, वही चीज क्या है, कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी पर एक कोरियोलिस बल लगा। ये कोरियोलिस बल के कारण
एक और नियम लगता है पृथ्वी, वो फेरल का नियम रखता है, ये फेरल का नियम। ये नियम क्या कहता है? अच्छा, एक कोरियोलिसिस बल के कारण हवाओं की या धाराओं की गति में परिवर्तन होता है। तो इस कोरियोलिस की गति के कारण, कल एग्जाम्पल मैंने समझाया था आप लोग को कि कोई आदमी चना लेकर के बस में बैठा, बस के साथ मूव कर रहा है, जैसे ही बस मूवमेंट किया, अब ये क्या कर रहा है, बस में आदमी बैठा हुआ, मतलब पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रहा है, और अपने अक्ष पर जैसे ही घूमा तो क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं पृथ्वी के साथ घूम रही हैं उन पर भी ये बल लग रहा है। तो हवाओं में एक बल लगा, और जैसे घूम रहा है तो क्या हुआ, मूंगफली जो लिया था उसका गिर गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ क्या हुआ, इन हवाओं के गति में भी परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन किस आधार पर होता है, वो फॉलो करते हैं फेरल का नियम। फेरल महोदय क्या कहते हैं? फेरल महोदय कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, अब उत्तरी गोलार्ध क्या हो गया, इसमें ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हम लिख रहे हैं, देखिए ऊपर एन। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी चीजें जिस दिशा में चलेंगी वो अपनी तरफ से कहाँ मुड़ जाएंगी, दाएं ओर मुड़ जाएंगी। इसको ब्लू पेन में डिनोट कर रहे हैं आप। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, जो भी चीज चलेगी वो अपने क्या करेगी, दाएं ओर मुड़ेगी, दाएं ओर मुड़ेगी। मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं, फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिसिस बल के कारण हम क्या होंगे, ये डॉट से बना रहे हैं, देखिए ये क्या हो गया, आप इस दिशा में जा रहे हैं, रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे, किस तरफ मुड़ रहे हैं हम, ये दाएं की ओर मुड़ जा रहे हैं। इसको किसी और कलर में कर दे रहे हैं, ब्लैक में हम डिनोट कर दे रहे हैं। कहाँ मूव किए हम, दाएं ओर। ठीक है, फेरल का नियम ये कहता है, बस इस बेसिक चीज को ध्यान रखिए। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मूव करेंगे, जो भी मूव कर रहा है उसके मूवमेंट में दाईं ओर परिवर्तन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है, नीचे है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, और वो चीजें कहाँ मिलेंगी, अपने बाएं ओर। कहाँ मिलेगी, बाएं ओर मुड़ जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिए। कोरियोलिसिस बल के कारण फेडरल के नियम कहता है कि जो चीज चल रही है, इस बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिसिस जो बल लगता है उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में हम अगर रहेंगे तो हम अपने कहाँ मुड़ेंगे, अपने दाहिने ओर मुड़ेंगे। ठीक है, वो चीज किस साइड मुड़ेगी, दाहिने ओर मुड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वो चीज कहाँ मुड़ जाएगी, बाएं ओर मुड़ जाएगी। तो ये देखिए, हम सामने इधर मुंह कीजिए, ये आदमी बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इधर मूव किया है तो कहाँ मुड़ा, ये बाएं ओर मुड़ा है, और यहां पर क्या है, अपने दाहिने ओर मुड़ रहा है। ये समझ में आ गया सबको? ये अगर समझ में आ गया तो आपको सारा का सारा पवन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। चलिए आ गया, कमेंट बॉक्स में समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। बस उत्तरी गोलार्ध में जो इधर मुड़ेगा दाहिने ओर मुड़ना है उसको, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या किस तरफ मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ जाना है। अब चलिए हम लोग अब ब्लू पेन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने अभी पढ़ा, यहां पर क्या हो गया, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब, और ये क्या हो गया, निम्न वायु दाब। रिस्पॉन्सिबल क्या है, यहां पर सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर या तापमान। ठीक है, अब ऊपर जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है,
तो नियमतः क्या होना चाहिए, टेम्परेचर घटता है तो वायु दाब बढ़ना चाहिए। लेकिन एज ए कंपेयर इसके इस पर या इससे ज्यादा प्रभावी इस पर होता है, कल हम लोग पढ़े थे अपकेंद्रीय बल या हम कोरोलिसिस इफेक्ट जो अभी हम बताए हैं उसका प्रभाव पड़ने लगता है पृथ्वी के अपने घूर्णन गति के कारण। ठीक है, अब क्या हो गया, यहां से देखिए, अब यहां से क्या हुआ, वायु दाब, वायु क्या हो रहा है, गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है। हम बना दें फिगर, फिर से एक बार बना दें। इसको हम रेड से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हवाएं गर्म हो गई, ऊपर की ओर उठी। ठीक है, यहां पे क्या है उच्च वायु दाब है। ठीक है, अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर बाकी जगह की हवाएं भी क्या होंगी, बाकी जगह की हवाएं भी बहना शुरू हो जाएगा, वो भी क्या होगा, उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और इसी कारण अब देखिए तेजी के साथ हो रहा है, हवाएं क्या हो रही हैं, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही हैं। तब दो जोन बनेगा यहां पर, देखिए अब ये दो रेखाएं समझिए, यहां दो पर मेन इफेक्ट होता है। ये क्या हो गया, 0 से लेकर 5 था, ये क्या हो गया 30 से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हो गया 60 से लेकर के 65 डिग्री। ठीक है, इन दो जगहों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है यहां की भी हवाएं क्या होंगी, पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण ऊपर करना उगना शुरू होंगी। यही होना चाहिए ना, अभी जो मैं बताया है कि कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण यहां की भी हवाएं क्या हो गई, ऊपर उठना शुरू हो गई। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहां से तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यहां से भी हवाएं उठ रही हैं, लेकिन अब देखिए यहां निम्न वायु दाब के क्षेत्र का जो हवा है ये तो ऊपर मूव किया, तो ऐसा नहीं है ना कि हमेशा ये ऊपर रहेगा। ऊपर जाने के बाद जैसे ही ऊपर गया, क्षोभ मंडल तक गया, कहां तक गया, ध्यान रखिए, क्षोभ मंडल तक। जैसे ये क्षोभ मंडल तक जाएगा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ऊपर जैसे ही जाते हैं टेम्परेचर में क्या होता है, गिरावट होता है। तो जैसे ये ऊपर गए टेम्परेचर में गिरावट हुआ, ये हवाएं क्या हुई, ठंडी हुई, और जब ठंडी हुई तो क्या हो गई, नीचे आएगी, तो यहां से ये नीचे आना शुरू करती है। ठीक है, अब यहां से ये हवा उठ रही है, यहां से हवा ये नीचे जा रही है, अब दो प्रेशर एक साथ लगना शुरू हो गया। सेम कंडीशन यहां भी हो रहा है। ठीक है, साउथ में भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। अब ये ऊपर उठ रहा है, ये नीचे उठ रहा है। अब क्लास में दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए, ठीक है, अब दोनों एक दूसरे पर लड़ना शुरू कर दें, जीत किसका होगा, जो प्रभावशाली होगा, जो ताकतवर होगा, जो हेल्दी होगा। ठीक है, जीत उसी का होगा ना। तब इस कंडीशन में यहां पर कोरियोलिसिस बल 30 से 35 के बीच भी लग रहा है, 60 से 65 के बीच भी लग रहा है, लेकिन यहां जो आपको 0 से 5 डिग्री के बीच जो आपको निम्न वायु दाब छा, जिसके कारण हवाएं ऊपर आई थी, ऊपर उठने के बाद ठंडी होकर नीचे जब आ रही हैं, तो इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसके कारण यहां की हवाएं ऊपर उठ नहीं पाती हैं, और ये क्या होता है, ऊपर से भूमध्य जो बीच वाला क्षेत्र है, यहां से जो हवाएं हैं जो ऊपर उठी थी वो इसको नीचे गिरा देती हैं, और क्या हो जाता है, यहां पर हवाएं नीचे आना शुरू हो गई। जब हवाएं यहां पर नीचे आना शुरू हो गई तो अब बताइए वायु यहां की क्या हो गई, भारी हो गई। जब यहां पर भारी हो जाएगी तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा उच्च वायु दाब का क्षेत्र। क्या हो गया, उच्च वायु दाब का क्षेत्र। सेम कंडीशन यहां भी हो रहा है, 30 से लेकर के 35 डिग्री तक। ठीक है, ये हवाएं यहां गई इसको मूव कर दी, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र, ये भी हो गया उच्च वायु दाब का क्षेत्र।
उच्च वायु दाब का क्षेत्र। कितना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां से हवाएं क्या हुई, ऊपर उठ गई। यहां पर उतना प्रभाव पड़ा नहीं इसका, यहां से हवाएं ऊपर उठ गई। जब ऊपर उठ गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, हवा जैसे ही ऊपर हुआ हवा हल्की हो गई। जब हवा हल्की हो गई तो इस क्षेत्र में वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र। निम्न वायु दाब का क्षेत्र कौन, 60 से 65 डिग्री। सेम कंडीशन यहां भी हो गया। ये क्या हो जाएगा, 60 से लेकर के 65 के बीच ये क्या हो गया, निम्न वायु दाब का क्षेत्र हो गया। समझ में आया? और जब निम्न वायु दाब का क्षेत्र हुआ तो क्या हुआ, यहां से भी हवा ऊपर उठा है। इतना समझ में आ गया आप लोगों? ठीक है। अब ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र उठा है, ये यहां मूव करके जाएगा और ये यहां मूव करके जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब यहां पर क्या हो गया, ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। ये समझ में आ गया? इतना कमेंट बॉक्स में आप लोग नोट कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो। इतना जी, ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर कितने वायु दाब पेटियां बन गए। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर इसको डायग्राम अभी बना देंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं, इसको बना लीजिए, तुरंत बना लीजिए। ठीक है, एक रफली बना लीजिए 1 मिनट के अंदर, ताकि हम अगला इसको पढ़ाएं। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इसी पर सारा आपका पवनों की गति सारा कुछ इसी पर पढ़ा देंगे हम। चलिए मिटा दे रहे हैं अब हम। इस प्रकार पृथ्वी पर कितने वायुदाब पेटियां बन गई, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। अभी हम फिर से डायग्राम बना देंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां हो गई, पहला क्या हो गया, पहला आपका हो गया भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखा पर क्या था, हवा गर्म होकर ऊपर जा रही थी, तो निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, कहां से कहां तक विस्तार था, 0 से लेकर के 5। और ये 5 का है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया अब 30 से लेकर के 35 तक। ये कहाँ था, 0 से लेकर के 5 तक। अब आ गई ये 30 से लेकर के 35 डिग्री पर। यहां पर क्या हो रहा था, ठीक है, इस क्षेत्र को कहेंगे उपोष्ण। यहां पर क्या हो रहा था, वायुदाब उच्च हो जा रहा था, क्योंकि क्या हो रहा है, भूमध्य रेखी का जो है या उपध्रुवी का जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, हवा यहां पर आकर के नीचे जा रही है, तो क्या हो जाएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। पेटी, ठीक है। इसमें 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या, जिस तरह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध वाला अलग दीजिएगा और दक्षिणी गोलार्ध वाला अलग दिख दीजिएगा। ठीक, फिर तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका 60 से लेकर के 65 के बीच,
60 से लेकर के 65 के बीच याद कीजिए क्या होगा, उसको कहेंगे उपध्रुवीय। उपध्रुवीय वहां पे क्या होता है, कोरियोलिसिस बल के कारण हवाएं ऊपर उठ जा रही थी, तो वहां पे क्या हो गया था, जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, और ये भी दो होगा, उत्तरी गोलार्ध में जब जाएंगे उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायु पेटी, दक्षिणी गोलार्ध में गएंगे तो दक्षिणी उपध्रुवीय वायुदाब पेटी और दक्षिणी। और चौथा क्या हो गया, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर क्या था, टेम्परेचर कम है तो क्या हो जाएगा, ये ध्रुवीय टेम्परेचर जब कम होगा तो हवाएं ठंडी होंगी, जब हवाएं ठंडी होंगी तो दबाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। ठीक है, ये कहाँ हो गया, ये ध्रुवों पर 90 डिग्री, ये भी क्या होगा, उत्तर और दक्षिण। तो ये टोटल हो गया आपके वायु दाब पेटियां। ठीक, अगला टॉपिक आपका ये सेलेक्ट हो गया। इतना समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग, कोई लिख दे कमेंट बॉक्स में। क्या आगे चल रहा है, ठीक है। देखिए कोई समझ में आ गया आप लोग को, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जल्दी फास्ट अब ख़त्म करते हैं। ठीक है, 45 मिनट का दिया है ना क्लास का, बंद हो जाएगा अपने आप, हो गया समझ। चलिए अब हम फिर से इसको क्लीन करते हैं, अब फिर मैप बना लेंगे हम। ठीक है, एक मैप बना लिए, आप लोग भी बनाते रहिए, इसके साथ कॉपी और पेन लेके बैठा रहता है। ठीक है, बनाते रहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बीच में हम तुरंत एक ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए। ये बीच वाला क्या हो गया, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, एल लिख देते हैं हम इसको, लो प्रेशर जोन था। ठीक है, ध्रुवों पर क्या हो गया, हाई था, अब तक हमने पढ़ा था, ये हाई था 30 से 35, 30 से 35 और फिर खींच दे रहे हैं, ठीक है, ये कितना हो गया 30 से 35, ये 60 से 65, 30 से 35 और ये 60 से 65। ठीक है, 30 से 35 क्या था, हाई हो गया था, यहाँ एच लिख दे रहे हैं हम। फिर यहाँ क्या था, लो था, यहाँ पर हाई था और लो था। उच्च वायुदाब क्षेत्र, लो वायुदाब क्षेत्र, इतना हमने समझ लिया। शुरुआत में मैंने बताया था कि जो हवा चलेगी, जो भी हवाएं में गति होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेशर का अंतर। ठीक है, और हवाएं क्या हमेशा होती हैं, हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। हवाएं हमेशा कहाँ मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी। अब देखिए ब्लू लाइन से हम अब राह खींचना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हाई था, हवा गर्म हुई, हवा गर्म होकर के मूव करना शुरू कर दी। ठीक है, कहाँ जाएगी, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद यहाँ पर गई, यहाँ से क्या हुआ, मूव करके। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से हवा कहाँ चली जा रही है, लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो हवाओं का सर्कुलेशन देखिए इस तरह हो रहा है यहाँ पर। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है।
इतना समझ में आ गया। हवा गए, ठंडी हुई, नीचे आ गई 30-35, यहाँ पर हाई है, फिर हाई से कहाँ हवा चल रही है, लो की तरफ चल रही है। तो इस तरह हवाओं का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 60 से 65 पर पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यहाँ की भी हवाएं क्या हो गई, ऊपर उठ गई। क्या हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, और ये ऊपर जा रही हैं, और क्या होंगी, फिर यहाँ ठंडी होकर के यहाँ पर आई, और ठीक है इस 30 से 35 पर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ की हवाएं ऊपर उठी, यहाँ गई, इस तरह का हवाओं में मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अब हाई से लो, अभी हम बताए थे हवा किधर चल रही है, उच्च से निम्न से। तो यहाँ उच्च है, यहाँ से हवा कहाँ मूव करेगी, यहाँ निम्न की ओर मूव की। ठीक है, और फिर क्या हुआ, यहाँ से हवा ऊपर उठ गई, जिसको हमने पढ़ा। तो यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है। रटना नहीं है, बस बेसिक चीज समझिए। यहाँ क्या है, हाई से इस तरह के हवाओं का मूवमेंट हो रहा है, और ये जो ऊपर ये तेजी के साथ, अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 0 से 5 जो हमने पढ़ा था, 0 से 5, यहां पर ये जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, इन हवाओं को कहा गया संवहनी। ये जो ऊपर उठी हैं इनको क्या कहा गया, संवहनीय पवन। क्या कहा गया, संवहनीय पवन। ठीक, अब यहां पर कंडीशन देखिए क्या है, हवा तेजी के साथ ऊपर उठ रही है, हवा ऊपर उठने के बाद ठंडी होकर के 30 से 35 की तरफ भी जा रही हैं, और कुछ हवाएं क्या होंगी, जैसे यह है तेजी के साथ, मान लीजिए ये है 0 से लेकर 5 तक, गर्म हुआ, हवाएं ऊपर उठी, कुछ इधर मूव कर गई, कुछ इस साइड मूव कर गई, कुछ ठंडी होकर के नीचे आने लगी। ठीक है, तो इस तरह हवाएं क्या हो गई, एक दूसरे से टकराई, और इन टकराने के कारण ऊपर गर्म जा रही है, नीचे ठंडी जा रही है, आपस में टकराने के कारण ये जो हवाएं चलती हैं इनको कहा गया संवहनीय वर्षा। इसीलिए इन टकराने के कारण यहाँ पर तेजी के साथ क्या होती है, वर्षा होती है। इसीलिए भूमध्य रेखा में जो क्षेत्र रहता है 0 से लेकर 5 तक, वहाँ पर क्या होता है, डेली पानी बरसता है। और वो पानी क्यों बरसता है, इन संवहनीय पवनों के कारण बरसता है, जो ऊपर जा रही है और ठंडी होकर के नीचे जा रही है। ये समझ में आ गया। दूसरा, अब यहाँ पर हवा देखिए, ये ऊपर गया, तेजी के साथ क्या हो रहा है, ठंडा होकर के इधर मूव करना शुरू किया। तो ऊपर आसमान में क्षोभ मंडल के पास ये हवाओं की गति बड़ा तेज होता है, और यहाँ पर इनका एक नाम होता है, इन हवाओं को कहा जाता है जेट पवने। क्या कहा जाता है, जेट पवन। जैसे जेट हवाई जहाज बड़ा तेजी के साथ उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पवनों का नाम क्या हो गया, जेट पवन नाम हो गया। तो 2 चीज आपको मालूम हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, ये हवा पृथ्वी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, हम बताए थे कहां से कहां मूव करेगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा, हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो हाई कहां है, ये है, हवाओं को मूव कहां करना था, ये यहां की तरफ मूव करना था। हवाओं को कहां मूव करना था, हाई से लो की तरफ मूव करना था, हाई से लो की तरफ मूव करना था। लेकिन याद कीजिए, कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण, कोरियोलिसिस बल के कारण, फेडरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे तो वहां हवाएं किधर मुड़ जाएंगी, दाहिने ओर मुड़ जाएंगी। तो अगर आप नीचे की तरफ मूव करके देखिए, इस तीरे की तरफ मूव कीजिए, तो आप दाहिने ओर कहां मुड़ेंगी, यहां इधर मूव करेंगी ना, यही तो दाहिना होगा इसका। तो हवाएं क्या हो गई, इस तरफ मूव कर गई, जाना था इनको सीधे, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये अब क्या हो गई, अपने दाहिने ओर मुड़ गई। और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाएं ओर मूव करेंगी, तो इनको जाना था ऊपर, और ये किधर मुड़ गई, बाएं ओर मुड़ गई। तो सेम सीधा तीरा आप सब जगह बना लीजिए। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या है, वहां पर ऊपर, यहाँ पर हाई है। ठीक है, हाई से कहाँ जाएगा, लो की तरफ जाएगा, तो इसको जाना था कहाँ, यहाँ जाना था,
लेकिन कोरियोलिसिस बल के कारण ये कहाँ मुड़ेगा, अपने दाहिने ओर मुड़ेगा। तो कहाँ मुड़ेगा, ये दाहिने ओर मुड़ गया। सेम चीज यहां देखिए, हाई से लो की तरफ जाना था इस तरह, लेकिन कोरियोलिसिस बल के कारण क्या होगा, किस साइड मुड़ेगा, ये अपने बाएं ओर मुड़ेगा। तो बाएं ओर कहाँ हो गया, यही होगा ना, रीजनिंग में लगाते होंगे आप, बाएं ओर मुड़ गया। ऊपर देखिए, पोल से हाई से लो की तरफ जाना है, इसको जाना था सीधे, लेकिन कोरियोलिसिस बल के कारण ये किधर मुड़ेगा, दाहिने ओर मुड़ेगा, यहां मुड़ गया। दक्षिणी गोलार्ध में हाई से जाना था ऊपर की ओर, लो की ओर, लेकिन प्रेशर के कारण ये किधर मुड़ गया, कोरियोलिसिस बल क्या कहता है, बाईं ओर मुड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध का, तो ये हवा इधर मुड़ गया। अब इरेजर से हम मिटा दे रहे हैं, आपका सिंपल चित्र रटने की जरूरत नहीं है, हवाओं का मूवमेंट आपको क्लियर पता चल गया। चल नहीं रहा है, बड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो आपका ये हवाओं, ये हो गया आपका गति। यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल पढ़ लीजिए, जो हम पढ़ाए हैं उस बेसिक चीज ध्यान रखिए। हवाएं किस तरह चल रही हैं, इस तरह चल रही हैं, और इन्हीं हवाओं का नाम पड़ जाता है। यहाँ पर किताब में जाएंगे तो भारी भरकम फोटो दिखेगा, कुछ नहीं है, यही फोटो है, देखिए। ठीक है, अब टोटल आपका फिगर ये हो गया। अब ये देखिए, 0 से 5 से लेकर के 30 से 35 के बीच जो ये हवाएं चलेंगी, इन हवाओं का नाम हो जाएगा व्यापारिक पवनें। 0 से लेकर के 30 से 35 के बीच ये जो हवा चल रहा है, क्या नाम हो जाएगा, व्यापारिक, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ा व्यापार होता था। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यापारिक पवनें। ऊपर ये चलिए, इन पवनों का नाम हो जाएगा, जो 30 से लेकर 35 के बीच चल रही हैं, इन पवनों का नाम हो गया पछुआ पवनें। क्या हो गया, पछुआ पवनें। और ऊपर जो ध्रुवों से चल रहा है, उनका नाम क्या हो गया, ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें। तो आपकी किताब में यही डायग्राम है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज आपको हम कॉन्सेप्ट बता दिए कि किस तरह ये डायग्राम बना है और हवाएं इसी तरफ मूव क्यों कर रही हैं। तो टोटल आपका ये हो गया पवनों के बारे में। ये देखिए, जो पृथ्वी पर ये चल रहा है, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन, ये सब कहलाती हैं ग्रहीय पवन, क्योंकि ये क्या चल रहा है, किस पर चल रहा है, ग्रहों पर चल रहा है। इसके अलावा पवन क्या होती है, मानसूनी पवनें, जो इस समय हमको दिख रहा है, जो ये भी प्रेशर के कारण स्पेशली जितने भी महाद्वीप हो गए, इनके क्या हो गया, आपके दक्षिण पूर्वी हिस्सों में चलती हैं, उनको मानसूनी पवनें कहा जाता है। स्थानीय पवनें, कल थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे, पवनों पर एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ध्रुवीय, पछुआ, व्यापारिक, तो कुछ टोटल ये हो गया पवनों की गति, किधर से किधर आएगा। अब एग्जाम में आपका पूछेगा कि पछुआ पवनें क्या हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पछुआ पवनें वो ग्रही पवनें हैं जो 30 से 35 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से किसकी तरफ चलती हैं, ये चलती हैं आपको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं। अब इतने में जो समझ में नहीं आया तो पूछिए। इसको डायग्राम भी बना लीजिए, 2-3 मिनट में कट जाएगा।